कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सीए हितेश बत्रा है और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ रिफंड्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक सीए फाइनल आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जीएसटी का टॉपिक है जो कि 75 मार्क्स का है। बट ये जो टॉपिक है ये लिटिगेशन का ही पार्ट है। कई हद तक मतलब किसी हद तक ये लिटिगेशन का पार्ट है, किसी हद तक नहीं है, क्योंकि जनरली लोग एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और ये वापस रिफ़ंड आ जाता है उनका। बट कई बार लिटिगेशन में ये फंस जाता है, तब उसका रिलेशन उसके अगेंस्ट लॉज क्या बने हुए हैं और कैसे उनको यूज़ करना है या उसकी कैसे नॉलेज लेनी है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो यानी कि ये एग्ज़ाम पर्पज से भी रेलिवेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ से तो है ही। अगर आपका ज़्यादा ही जीएसटी आप जमा करा देते हो या टीडीएस कट जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको रिफ़ंड लेना पड़ता है उसका। तो रिफ़ंड कैसे लोगे जब आपको प्रोसीजर ही नहीं पता होगा, लॉज ही नहीं पता होंगे उसके बारे में। तो उसी के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टडी मटेरियल का इसमें सोर्स यूज़ किया है और लगभग सारा ही इसमें डाला है, बट मैंने उसमें से टू द पॉइंट चीज़ें उठाई हैं। मैंने ज़्यादा स्टोरी नहीं बनाई इसके अंदर। जो मेरे को कीवर्ड्स लगते हैं, जो मुझे लगता है कि ये लाइन बड़ी रेलिवेंट है, मैंने वो उठाई है। आप अपनी बुक से ही करिए जहाँ से आप कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक बस ये लगा लो कि जैसे आप फ्री बैठे हो या आपको लग रहा है कि यार चलो मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, बस मैं बुक उठाने का मन नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू आप वो एक फ़्लो में आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। और वैसे भी रिफ़ंड आपका प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम आता ही आता है। तो लॉस पढ़ लो, तो जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी रेलिवेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बैकग्राउंड मटेरियल का लिंक दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ड्राइव पे है। और वो कोरोना से बच कर रहें, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिस में है, चाहे कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक में दे रखे हैं। इसमें ना एक्चुअली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आपको समझने के लिए बेटर है कि आप बुक से देखिए, जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम वाले हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो आप इंटरनेट से निकालिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को मैं बताऊंगा तो जो जॉब कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रेलिवेंट नहीं लगता ये, और जो उनके लिए बताऊंगा तो एग्ज़ाम वालों को रेलिवेंट लगता है। तो बेटर है आप दोनों अपने अपने क्वेश्चन इंटरनेट से चूज़ कर लो या अपने बुक से चूज़ कर लो। और जो इसमें एक चीज़ है कि जो मेरे कीवर्ड मुझे लगे ना, जो मुझे लगते हैं जो रेलिवेंट है, वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। बट आप हो सकता है कि ये पीपीटी को रेफ़र ना करो और स्टूडेंट के लिए तो आप अपनी बुक में से ही जो आपने कीवर्ड खुद अंडरलाइन किए वो करो। जो टीचर कहता है, जो मैं कहता हूँ, या कोई भी कहता है, उसको आप ठीक है देख लो, लेकिन फाइनल आपके कीवर्ड अपने खुद अंडरलाइन किए होने चाहिए या हाईलाइट किए होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप इंडेक्स देख रहे हैं रिफंड्स, इसमें आपके दो एक्ट यूज़ हो रहे हैं, एक तो सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का सिर्फ सेक्शन 15 यूज़ हो रहा है इसमें। 16 तो आपको पता है आपका जीरो रेटेड सप्लाई होती है। 15 यहाँ पे है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट लिविंग इंडिया। जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से इंडिया में आए हैं और उन्होंने कुछ परचेज करी है या कुछ एक्सपेंसिंग करके है, उसका रिफंड वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आउटपुट सप्लाई तो करेंगे नहीं, बट टैक्स तो दे चुके हैं, तो टैक्स दिया होगा आईजीएसटी उन्होंने, तो उसका रिफंड कैसे लेते हैं वो उसके बारे में दिया हुआ है। बाकी जो रेलिवेंट सेक्शन जो मेन है इस पूरे रिफंड चैप्टर में 54 है और आपका है 56, क्योंकि रिफंड कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या प्रोसीजर है, लॉ में क्या बताया हुआ है, और उस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, वो दो सेक्शन मेन काम किए, 56 और 54। बाकी हैं वो हम रीड करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन तो ये ज़रूरी होती है पढ़नी। रिफंड का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स रिफंड्स ऑन टैक्स पेड ऑन zero rated supply input or input service used in making such zero rated supply of deemed export और अनयूटिलाइज आईटीसी। तो जीरो रेटेड सप्लाई आपको पता ही है, जैसे एक्सपोर्ट होती है या सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट, उसके बारे में है ये। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन आपको समझाएंगे। इनपुट और इनपुट सर्विस यूज्ड इन सच जीरो रेटेड सप्लाईज, ये कह रहा है। डीम्ड एक्सपोर्ट भी आगे पढ़ेंगे। अनयूटिलाइज आईटीसी इसका मतलब है कि आपने परचेज करी, आपने सप्लाई करी, तो डिफरेंस ऐसा कुछ है कि आपने जब सप्लाई करी ना वो टैक्स रेट कम था, तो उसकी वजह से आपका आईटीसी एक्सेस बैलेंस रह गया है। तो उस बैलेंस को आप चाहते हो कि क्लेम कर लूँ, मैं यूज़ करूँगा नहीं करूँगा मेरी बात का, बट मैं फिलहाल क्लेम करना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या प्रोसीजर है उसको बताएंगे। टूरिस्ट कौन होता है? मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट। भाई रेसिडेंट नहीं है इंडिया का,
ठीक है, हु एंटर इन इंडिया फॉर अ स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं आने वाला, ये मैक्सिमम है। ठीक है, फॉर लेजिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। अब इसमें लेजिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस का मीनिंग मैंने गूगल से सर्च किया, यहाँ पे आपको बताता हूँ। नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज आर इशूड टू फॉरेन नेशनल, जो फॉरनर होते हैं, सीकिंग टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स और एक्चुअली ये यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ये समझ लो फिलहाल कि इंडिया में आ रहे हैं वो जो फॉरेनर है, ए टेम्परेरी बेसिस। तो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्लेस करके हम इंडिया कर देते हैं, काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे यार क्या वीडियो बना रहे हैं यार, खुद के डाटा सही नहीं है, सॉरी भाई, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ उसको। अब ठीक है, हाँ, enter the India on a temporary basis for tourism, business, medical treatment and certain types of temporary आए हैं, वो परमानेंट नहीं होना चाह रहे, उसके पर्पज से हैं, जो भी उनका पर्पज है। द टाइप ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीजा नीडेड इज डिफाइंड बाय द इमिग्रेशन लॉ एंड रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग के पर्पज से आए हैं बेसिकली। वो रहेंगे नहीं यहाँ पे, चले जाएंगे, अगर रहेंगे तो पिटाई होगी उनकी, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। जीरो रेटेड, अब जीरो रेटेड का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों की बात कर रहे हैं। ओ शिट, मेरी वीडियो कहाँ गई, ये रही। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट। तो एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है कि गुड्स इंडिया से बाहर गया, अब एयर के थ्रू गया है, लैंड रूट के थ्रू गया है या सी रूट के थ्रू गया है, वो हम आपको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपको कस्टम्स एक्ट में पढ़ना पड़ेगा सारा। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम दे देंगे जितना इसमें रेलिवेंट है चैप्टर के लिए। अब यार आप कस्टम पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, तो देखते हैं भाई, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है कस्टम्स की भी बना दें आगे, बट फिलहाल जो अभी कर रहे हो वो तो कर लें। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स तो आपको पता है जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या है तो कोई नई डेफिनेशन थोड़ी बताई है। अरे रेसिपिएंट का रेलिवेंट है यहाँ, इसलिए रेसिपिएंट बात करते हैं। रेसिपिएंट ऑफ गुड्स कौन है या सर्विस, मीन्स कंसिडरेशन अगर पेएबल हो रही है तो हु इज़ लायबल टू पे सच कंसिडरेशन, भाई जो पैसे दे रहा है वही रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, अगर गुड्स का केस है, अच्छा एक कंसिडरेशन पेबल हो रही, चाहे सर्विस है चाहे गुड्स है, तो जो दोनों में ही जो लायबल टू पे है वही आपका रेसिपिएंट माना जाएगा। अब कंसिडरेशन है ही नहीं, फोकट में ले जा रहे हैं, तो भैया कंसिडरेशन नहीं है लेकिन गुड्स का केस है, तो जिसको गुड्स डिलीवर किए या अवेलेबल करवाए हैं गुड्स, और अगर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन सर्विस का केस है, तो भाई जिसको सर्विस दी है, सीधी सी बात है, और उसका एजेंट भी है दोनों का। तो हम एक काम करते हैं, इसको करंट में ही काट के, ठीक है अब बड़ा हो गया। ये आया 54, ये जान है पूरे चैप्टर की, और यही में ही सब कुछ है। तो हम पहले ये पढ़ते हैं, सिचुएशंस, कैसी कैसी सिचुएशन है जो कि रिफंड क्लेम अराइज करवाती है। सबसे पहले रिफंड इज़ अवेलेबल, पहले तो आपने IGST पे किया है फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है बेसिकली। जीरो रेटेड सप्लाई सच एज एक्सपोर्ट और SEZ को आपने सप्लाई किया, ठीक है। दूसरा है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC एक्सेस है आपका भी, लेकिन आपने IGST पे नहीं किया। किस केस में, जीरो रेटेड सप्लाई जिसमें एक्सपोर्ट और SEZ को भी आती है, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये दोनों क्या है, ये अभी नाम देख लो, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में सारा कुछ। रिफंड ऑन टैक्स पेड और डीम एक्सपोर्ट यानी कि आपको उसका अगर क्लेम फाइल करना है तो सप्लायर रिगार्डिंग डीम एक्सपोर्ट जब होता है, जब रिसिपिएंट या सप्लायर आर अलाउड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन, यानी कि रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों में से कोई भी आपको एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन सप्लायर क्लेम तब करेगा जब रेसिपिएंट ITC क्लेम नहीं कर रहा उसका, जो उसने परचेज करी है, जो सर्विस रिसीव करी है, और रेसिपिएंट अंडरटेकिंग लेके देगा कि ठीक है यार तू सप्लायर तू क्लेम कर ले, मैं नहीं क्लेम करूँगा। रिफंड और बैलेंस इन ई कैश लेजर आफ्टर पेमेंट टैक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा। रिफंड ऑन टैक्स पेड, सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड, सप्लाई दी नहीं है और टैक्स एडवांस दे दिया है, तो भाई आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने सप्लाई भी नहीं करी और इनवाइस भी जनरेट नहीं किया, लेकिन उसका टैक्स एडवांस पेमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका रिफंड ऑफ IGST पेड बाय टूरिस्ट। अब टूरिस्ट का भी आगे हम पढ़ेंगे, इन सब के ना अलग अलग सेक्शन टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। टैक्स रिफंडेबल एज ए कॉन्सिक्वेंस, अच्छा जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ किसकी, एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। तो इन्होंने अगर ऑर्डर दिए हैं या डायरेक्शन दिया, जजमेंट दिए या डिक्री दिए, तो भाई तब आपको रिफंड देना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट को, किसको, SSC को, या जो रेसिपिएंट है उसको, या सप्लायर, जो भी केस है। या प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 आपने वहाँ पढ़ा होगा असेसमेंट में, उसके अंदर कोई रिफंड बन रहा है ऑर्डर के थ्रू, तो आपको रिफंड कब मिलेगा और क्या इंटरेस्ट है वो सब उसमें बताएंगे। या UN बॉडीज़ और एम्बेसीज ने कोई परचेज करी है तो उसका रिफंड क्लेम करवा रहे हैं। अब सिचुएशन तो हमने देख ली कि भाई ये है, अब डिटेल में हम आगे देखते हैं।
लेकिन उससे पहले कि भाई रिफ़ंड अगर फाइल करना है तो आप क्या खड़े हो जाओगे डिपार्टमेंट के आगे, हाँ जी सर रिफ़ंड। अबे क्या रिफ़ंड, कहाँ से आया तू, कौन है? अरे सर रिफ़ंड। मैं पागल हो गया, कहाँ से उठ के आ गया तू, क्या रिफ़ंड रिफ़ंड चिल्ला रहा है? अरे सर मेरे को रिफ़ंड चाहिए, मेरा टैक्स एक्सेस है। अच्छा तो एप्लीकेशन फाइल नहीं करना, या मुंह क्या बकवास कर रहा है खड़े होके? अच्छा एप्लीकेशन फाइल करनी है सर, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी जब पता नहीं था तो इतनी सारी वीडियो या यूट्यूब पर देख लिया अगर, नहीं तो पढ़ा अगर, बुक इतनी सारी मिलती है, पढ़ के तो आएगा और कम से कम आ जाते हो ऐसे ही उठ के। अच्छा सर मैं जाता हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ। अब वो पढ़ने गया तो उसको क्या मिला, पॉइंट नंबर बी, एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम अंडर रूल 89। अब इसमें क्या है देखते हैं। अगर कोई नॉर्मल केस है, यानी कि एक्सपोर्ट का नहीं है, तो जनरल केसेस में RFD 01 फाइल होता है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, ये कोर्स का पार्ट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप एक्सपोर्ट आपने कुछ करी है और उसका रिफंड क्लेम करवा रहे हैं एप्लीकेशन फाइल कर, तो शिपिंग बिल ही अपने आप में रिफंड क्लेम माना जाता है उसका एप्लीकेशन। अगर आपका ई कैश लेजर में कोई बैलेंस है, तो जो आपने रिटर्न फाइल करी है 3P 4 7 जो भी है, या RFD 01 एंड स्पेसिफाई द रीजन ऑफ रिफंड, तो इनमें ये तो रिटर्न जाएगी, नहीं तो RFD 01 जाता है और इसमें रीज़न बताना पड़ता है क्यों रिफंड चाहिए आपको। अब क्या बताते हो तो आप ही जानो क्या बताने वाले हो। अब इसमें फाइल कर रहे हैं हम रिफंड, तो अगर सप्लायर डीम्ड एक्सपोर्ट वाला है, ये बता दिया आपको, रिसिपेंट सप्लायर अलाउड दोनों में से, मतलब दोनों फाइल कर सकते हैं, सॉरी दोनों में से एक फाइल करेगा, लेकिन अगर सप्लायर फाइल कर रहा है तो रिसिपेंट को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और वो ITC क्लेम नहीं करेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। SEZ को सप्लाई करी हमने। अच्छा SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डिटेलिंग वो अभी नहीं देखेंगे, उसमें सिर्फ नाम आप ध्यान रखो फिलहाल। एप्लीकेशन शैल फाइल बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स when goods have been admitted in full and service along with the evidence regarding receipt। अच्छा आप गुड्स के लिए फाइल कर रहे हो तो भाई सबसे पहले तो गुड्स पूरे आ जाने चाहिए। सर्विस के लिए कर रहे हो तो उसका कोई एविडेंस चाहिए कि हाँ भाई वाकई में तुमने सर्विस रिसीव करी है। जैसे कंस्ट्रक्शन के केस में आप इंजीनियर की सर्विस लेते हो तो सर्विस में आपको वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई अब मैंने ये सारा चेक कर लिया, जो भी कर लिया, उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, तो सर्विस के केस में वो यूज़ हो सकता है। और गुड्स के केस में आप या तो ई वे बिल दिखा दो और आपका गुड्स आपने रिसीव किया, आपने जो गेट होता है वहाँ पर रिसीव किया, उसकी कोई GR जनरेट करी है, तो आप मतलब इस तरह से कुछ एक डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ होना चाहिए जो रियली जो रियलिस्टिक हो, जो लगता है कि हाँ भाई मार्केट में ये एविडेंस माना जाता है, वो रखना। अब सर्विस और गुड्स की बात है, फॉर ऑथराइज ऑपरेशन डी, ये आपका SEZ केस में फॉर ऑथराइज ऑपरेशन है एंडो बाय द स्पेशल ऑफिसर जोन, यानी कि SEZ जोन का कोई एक ऑफिसर ऑथराइज होता है, उसके थ्रू आपने मतलब कोई ऑथराइज ऑपरेशन किया है तो वो ऑफिसर एंडोर्स करके देगा आपको कि भाई हाँ वाकई में आपने SEZ को सप्लाई करिए। सप्लाई करिए CTP NRTP। अब CTP यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मोटा डिफरेंस बताता हूँ, CTP और NRTP में ये होता है कि NRTP के पास पैन नहीं होता, CTP के पास होता है। बाकी इनके बाकी सब चीज़ें होती हैं, टेम्परेरी आते हैं, अपना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, बट जो रजिस्ट्रेशन होता है इनका यहाँ होता है। NRTP का नहीं होता बट CTP का होता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वही है जो दूसरी स्टेट में जाता है अपना सामान बेचने के लिए, बट वहाँ उसका वो बिकता है नहीं बिकता वो बात की बात है। जैसे ट्रेड फेयर देखा आपने, लोग आते हैं बाहर से, बाहर फॉरेन कंट्रीज आते हैं NRTP, तो यहाँ पे आपको उसको टेम्परेरी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, वो NRTP में लेते हैं, और जो इंडिया का ही बंदा है वो CTP में रजिस्ट्रेशन लेता है, इतना ही फ़र्क है। तो उनकी ना कोई रिटर्नें होती हैं जो भी होती हैं वो उनको फाइल करनी होती है, और जब बैलेंस अमाउंट जो बचता है यानी कि एडवांस टैक्स देते हैं वो, फिर जब एडवांस टैक्स देते हैं तो 90 डेज़ के लिए उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है या एक्सटेंड हो जाता है, जो भी पीरियड होता है। तो उस 90 डेज़ में जो वो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, उसके अगेंस्ट जो परचेज करते हैं, तो उनका जो नेट बैलेंस होता है उससे पहले वो एडवांस टैक्स दे चुके होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जो उनका नेट बैलेंस होता है, अगर वो लगता है कि यार मतलब ITC रह गया है एक्सेस उनका, तब वो क्लेम कर सकता है यहाँ रिफंड में। ये दोनों के केस के लिए चलता है CTP या NRTP में। और लास्ट जो उनकी रिटर्न फाइल होती है 90 दिन के, जो 90 दिन कंप्लीट होते हैं या उससे पहले अगर वो कैंसिल करवाते हैं, जो भी लास्ट रिटर्न होती है उनकी, उसमें उनको क्लेम करना होता है। तो मोटा मोटा यही है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफंड वही चल रहा है अभी। अब इसमें इसका आगे का ही पार्ट है, क्योंकि ये टॉपिक ना काफ़ी बड़ा है, तो उसके आगे का ही पार्ट है। ये B आप देखोगे, जो मैंने पिछला बताया आपको A और B, ये जो B पार्ट चल रहा है उसी के कॉन्टिन्यू में है ये नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब इसमें है कि टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड कैन बी फाइल्ड। 90% के क्लेम ऐप मेक एन एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, जो भी पर्सन की कैटेगरी में आता है एज पर GST लॉ, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट। यानी कि मान लो कि किसी एक मंथ का है वो रिफंड, जिसका आप ITC बोल रहे हो कि हाँ भाई मेरे इस मंथ में ITC बैलेंस है, और उसके नेक्स्ट मंथ में मैंने रिटर्न फाइल कर दी 3B या GSTR 1, खैर 3B है, 1 तो है ही नहीं उसकी क्योंकि रिफंड है। तो नेक्स्ट मंथ में आपने वो रिटर्न फाइल करी है,
तो उस पीरियड से लेके आपके 2 साल शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस पे ना केस टू केस डिपेंड करता है। अब वो केस है ना, रेलिवेंट डेट कहाँ से स्टार्ट होती है वो उसकी बात कर रहा है, वो हम नीचे सारा पढ़ेंगे, ये सारा दिया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब पहला है गुड्स एक्सपोर्ट किया, यानी गुड्स की बात कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट किया। एयर से जाती है तो जब एयरक्राफ्ट लीव करता है इंडिया, यानी कि टेरिटरी क्रॉस करता है उसकी, वो कस्टम्स में, अब क्या डिटेल में है वो सारा कस्टम्स में आपको देखना पड़ेगा। लैंड रूट, यानी कि जब गुड्स पास करता है फ्रंट, लैंड रूट यानी कि जो ट्रक जाते हैं या रेलवेज के थ्रू जाता है, तो गुड्स पास करते हैं फ्रंटियर, जो उसकी टेरिटरी होती है उसकी बात कर रहा है। हवा में भी, खैर हवा की तो कोई टेरिटरी नहीं होती, लेकिन एक लिमिटेड जोन होता है, 12 नॉटिकल माइल या 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल, जो भी इसके टेरिटरी एरिया होता है। अब वो किसको पार कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कस्टम्स में देखना पड़ेगा आपको। लैंड रूट यानी कि ट्रक से जा रहा है या आपका रेलवे से जा रहा है, उसकी बात है। पोस्ट, अब पोस्ट ऑफिस भी डिस्पैच करता है, मतलब रिसीव भी करता है, डिस्पैच भी करता है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। व्हेन डिस्पैच बाय पोस्ट ऑफिस टू अ प्लेस आउट ऑफ, यानी कि बेसिकली जब उन्होंने रिसिप्ट जनरेट कर दी कि हाँ भाई अब ये डिस्पैच हो चुका है, तो वहाँ उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, रेलिवेंट डेट। अब यहाँ बात आती है सर्विस की। सर्विस एक्सपोर्ट करिए इंडिया के बाहर, सर्विस हैड बीन कंप्लीटेड प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, यानी कि कोई एडवांस पेमेंट नहीं आई, लेकिन आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, तो उसके सामने दिया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, यानी कि आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, सर्विस कंप्लीट कर दी, लेकिन जब उसकी पेमेंट आएगी ना, तब वहाँ से आपके 2 साल स्टार्ट हो जाएंगे, जो रेलिवेंट डेट बोली है। यानी कि ये रेलिवेंट डेट आपकी, ये राइट साइड में जितनी है, ठीक है। या आपकी एडवांस पेमेंट आ गई, सप्लायर ने, रेसिपेंट ने बोला कि तू एक काम कर, तू पेमेंट ले ले और सर्विस देता रही हो, तो जब आप उसका इनवॉइस जनरेट करोगे ना, वो डेट आपकी रेलिवेंट डेट होगी इस केस में, सर्विस के केस में। डीम्ड एक्सपोर्ट, इसकी रेलिवेंट डेट क्या होगी, ऑन विच रिटर्न रिटर्न, यानी कि जो भी आप डीम्ड एक्सपोर्टर की जो रिटर्न फाइल होती है, अगर आपने जब वो फाइल कर दी, तब आपसे आपका रेलिवेंट डेट स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है वो टैक्स पेमेंट जाती हो, कुछ जाता हो, वो जो स्कीम्स मिलती हैं उनको, एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, वो जो सारी स्कीम्स है कस्टम्स में, सॉरी एफटीपी में, उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी सारी। अगला है टैक्स रिफंडेबल एज ए कॉन्सिक्वेंस जजमेंट डिग्री, और किसका, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ का, एपलीट, आपका ट्रिब्यूनल और कोर्ट। तो जब उनका ऑर्डर कम्युनिकेट होगा, बेसिकली वो जो बंदा रिसीव कर लेता है या उसको रीड कर लेता है, जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा, ठीक है, वो आपकी रिलेवेंट डेट होगी। अनयूटिलाइज आईटीसी, यानी कि आईटीसी आपका एक्सेस बचा हुआ है, किस केस में, जीरो रेटेड में, जिसमें आपने टैक्स नहीं दिया, विदाउट पेमेंट, यानी कि आप इसमें आप देते हो बॉन्ड और एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी क्या होता है कि आपका जब आपने परचेज किया तो उसका टैक्स रेट मान लो 18 था या 12 था, 12% या जो भी था, मतलब, और जब आपने सप्लाई करी तो उसका टैक्स रेट था 5%, यानी कि जो परचेज करी उससे कम हो गया था, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ आपने प्रोसेसिंग करी तो उसका फाइनल आउटपुट निकला, और उसका जो हमने आइटम का रेट जाकर देखा वो कम निकला, तो जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप उसको क्लेम कर सकते हो एज अ रिफंड, जब आपका वो यूटिलाइज नहीं हो आईटीसी तब। अब इसकी ड्यू डेट, जब आपने उसकी रिटर्न फाइल कर दी 39 में, यानी कि थ्री बी फाइल कर दी, तब आप उसको क्लेम कर सकते हो। 3B तो चलो नॉर्मल टैक्स पेयर का है, कॉम्पोजिशन को तो मिलता नहीं है, बाकी जो दूसरे हैं उनकी भी बात कर रही है, तो रिटर्न जाती है सेक्शन 39 में। प्रोविजनल असेसमेंट हुई है, तो जब वो एडजस्ट हो, यानी कि ऑर्डर आ गया बेसिकली जो ऑफिसर का, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स का मतलब यहाँ ही है, कहाँ गया, इफ पर्सन अदर देन द सप्लायर। अब आपका आरसीएम केस है भाई, कुछ सर्विस ऐसी हैं जो सप्लायर पे नहीं कर रहा, रेसिपिएंट उस पर उस केस में टैक्स पे कर रहा है, तो और आपका वो आईटीसी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो जब आप वो गुड्स रिसीव कर लेते हो, सर्विस रिसीव कर लेते हो और उसका प्रूफ दिखा दो कि हाँ भाई रिसीव कर लिया मैंने गुड्स या सर्विस, तब आप उसको उस डेट से आपकी रेलिवेंट 2 साल की डेट स्टार्ट हो जाती है। कोई भी केस है तो जब आपने टैक्स पे किया वहाँ से 2 साल स्टार्ट हो जाता है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर, पिछला हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन, तो उसी में ही सब चल रहा था। ये एप्लीकेशन के 2 पेज हैं बेसिकली, और था ही इतना बड़ा भाई, बनाना ही पड़ गया। अब है प्रोसीजर भाई, प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ रिफंड क्लेम। प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, टाइम पीरियड पता चल गया, अब स्टार्ट कहाँ से होगा, ए टू जेड कैसे जाएं। तो बेसिकली क्या है कि ये ना बहुत ही बड़ा है, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका एक फ्लो बना दिया है। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो आपको ये दिख रहा है, लो काम करो, उसको मिनिमाइज कर दो, ये है बेसिकली सारा, ठीक है। बट हम इसको एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा बेस हमारा बना देगी, नहीं तो हमारे को बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा सारा। सबसे पहले क्या एक्नॉलेजमेंट आती है, कब आती है, एप्लीकेशन रिलेट करती है कैश लेजर वाली, जो आपने रिफंड क्लेम किया, या दूसरा कोई रिफंड है, यानी कि एप्लीकेशन दी है और प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर ने 15 दिन के अंदर अंदर उसको चेक कर लिया और उसको लगा कि कंप्लीट है, तो वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है। एप्लीकेशन डालने के बाद 15 दिन के अंदर वो चेक कर लेता है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर एक आपको
एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके देता है। ठीक है, पहले तो एक्नॉलेजमेंट का केस है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ उसने एप्लीकेशन डाली, सॉरी ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ना ये है, ये ब्लू कलर कहाँ से आई है ये मैं समझाऊंगा अभी। एप्लीकेशन डाली, 15 दिन के अंदर ऑफिस ने स्क्रूटनी करी, सारा चेक किया और उसको लगा कि हाँ भाई कंप्लीट है, तो वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर देगा। अब वो कहाँ से जाएगी कहाँ जाएगी अभी इतना समझ लो। ठीक है, वापस आते हैं उस पर। और अगर लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है क्लेम में, तो डेफिशिएंसी मेमो जनरेट करके देगा। तो एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको तो करेक्शन भी करनी पड़ेगी आफ्टर रेक्टिफिकेशन, फिर अब उसको एक फ्रेश रिफंड क्लेम फाइल करना पड़ेगा। वापस देखते हैं, एप्लीकेशन डाली, ये ऑरेंज लाइन है, ऊपर ब्लू नहीं है। एप्लीकेशन डाली, 15 दिन के ऑफिसर ने स्क्रूटनी करी, उसको लगा कंप्लीट है तो एक्नॉलेजमेंट दे दी, नहीं कंप्लीट है। अब ये मेन केस है यहाँ पे, बसड़ियाँ हैं। तो उसको लगा कि कोई डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी से ऑरेंज लाइन यहाँ आई, देन वो चला गया कि बोला कि रेक्टिफिकेशन उसकी रिक्वायर्ड है, तो एक डेफिशिएंसी मेमो दिया कि भाई ये रेक्टिफिकेशन है, उसको वेरिफिकेशन दे दिया। तो पर्सन ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन करी एप्लीकेंट ने, और फिर वापस एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी। ठीक है, और इसका सेकंड केस। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अब ये शॉकॉस नोटिस कहाँ से आया है वो हम वापस चलते हैं देखने, लेकिन उससे पहले एक ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, उसने बोला कि मेरे को प्रोविजनल रिफंड चाहिए, तो मिल सकता है कि उसको शायद कुछ अर्जेंसी है, जो भी है उसको मनी की रिक्वायरमेंट है, 90% मिल जाएगा। लेकिन वो किससे रिलेट हो, जीरो रेटेड से। जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट और आपका सप्लाई टू एसईजेड वाला, जो सब एसईजेड डेवलपर या यूनिट। प्रोविजनल रिफंड शैल बी मेड विद इन 7 days ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, रिमेनिंग 10% रिफंड लेटर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, 90% दे देंगे, 10 बाद में दे देंगे, डॉक्यूमेंट सब आएंगे। प्रोविजनल रिफंड नॉट ग्रांटेड इज सप्लायर प्रोसिक्यूटेड एनी पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रोविजनल रिफंड, यानी कि जो आपका रेलिवेंट पीरियड है, रिफंड का पीरियड है, जिस मंथ में आपका, जिस मंथ का वो रिफंड रिलेट कर रहा है, आईटीसी है जो भी है, तो उसके कुछ कंडीशन लिमिटेशन सेफगार्ड्स वो देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि कोई भी जो बंदा क्लेम कर रहा है, कोई भी प्रोसिक्यूटेड नहीं हो एनी पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली, दिस इज ए टैक्स पीरियड, मतलब कोई ऑफेंस ना किया उसने। और फॉर एन ऑफेंस वेयर द टैक्स इवेडेड एक्सीड, पहले तो ऑफेंस ना किया हो, ऑफेंस किया हो तो उसमें टैक्स की चोरी 2.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2.5 करोड़ तक अलाउड है, मतलब मीनिंग तो यही निकल रहा है। तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा 7 दिन के अंदर अंदर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कहाँ थी, एप्लीकेशन के बाद ऑफिसर ने स्क्रूटनी करी, फिर एक्नॉलेजमेंट आई, वो है सारा। तो एक्नॉलेजमेंट से 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर दे देगा किसका, प्रोविजनल रिफंड का। अब वो फ्लो में हम पढ़ेंगे। पेमेंट एडवाइस इशूड बाय द ऑफिस अमाउंट देन भी दी, पहले तो वो भाई एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा पेमेंट एडवाइस, देन वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो एप्लीकेंट है, जो भी उसने दिया हुआ है, या उसके जो रजिस्टर्ड जो आरसी में उसके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक है ये प्रोविजनल रिफंड से रिलेट करता है सारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डाली, 15 दिन में स्क्रूटनी करी, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुई, अब यहाँ से वो चला गया प्रोविजनल रिफंड में। ये रहा आपका प्रोविजनल, दिख रहा है, ये आपका प्रोविजनल रिफंड रिलेट टू जीरो रेटेड, अगर वो सिर्फ जीरो रेटेड से है। ठीक है, 90% मिल जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, जैसी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिफंड मिल जाएगा। बाकी 10% जब उसके वेरिफिकेशन हो जाएगी डॉक्यूमेंट से। ये इतना ही बताया था मैंने। वापस आते हैं, अब उसका ऑर्डर आया रिफंड का, तो मान लो कि अगर प्रोविजनल था तो 10% के लिए आ रहा है ये ऑर्डर ऑफ रिफंड, लेकिन अगर प्रोविजनल नहीं था, जीरो रेट से नहीं था, नॉर्मल दूसरा केस था, तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है, यानी 100% आ रहा है उसका। अब वो पूरा आएगा नहीं आएगा वो हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिफंड 54(5), तो सेक्शन 54(5) ये मैंने रेड किया है, इसका यूज़ होने वाला आगे कहीं, वो ध्यान रखना बस। ये 54(5) काम का है, वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, वो कहाँ होगा मैं आगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिफंड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। यार अभी तो तुम कह रहे हो कि यार रिफंड आएगा हमारे बैंक में आएगा, हमें मिल जाएगा 2 साल के अंदर अंदर, ये वो। अभी कह रहे हो कि यार कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया करो, पहले तुम एक्साइटेड हो जाते हो। क्रेडिट इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड इफ प्रॉपर ऑफिस सर्टिफाइड दैट द रिफंड अमाउंट नॉट पेबल टू द एप्लीकेंट। भाई पहले तो उसको लग रहा है कि यार एप्लीकेंट ने सिर्फ एप्लीकेशन डाली, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरे को रिफंड मिल ही गया। एक्नॉलेजमेंट मिली है कि ठीक है तेरी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन अगर तेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने पड़ेंगे ना, डॉक्यूमेंट वगैरह और डिटेल सारी, उसको सारा कुछ चेक करने के बाद उसको लगा कि यार नहीं ये एप्लीकेंट को नहीं मिलना चाहिए, भैया वो फेंक देगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। अब कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ये ध्यान रखो CWF नाम का भी कोई फंड है। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि यार ठीक है एप्लीकेंट को नहीं देना चाहिए तो कंज्यूमर वेलफेयर, अगर उसको लगता है कि देना चाहिए, कि एप्लीकेंट ने मांगा है उसको ही देना चाहिए, तो आगे का क्या है वो देखते हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस रिफंड अमाउंट टू बी पेड टू एप्लीकेंट। कौन से केस हैं, अगर रिफंड ऑर्डर कंटेन्स अमाउंट
ठीक है, अगर उसको या तो रिफंड लगता है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पहले में लगता है कि नहीं देना चाहिए तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, सेकंड में लगता है कि उसको एप्लीकेंट को देना चाहिए तो ठीक है। अब ऑर्डर मान लो आ गया कि सबको ठीक लगा, उसने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, तो ऑर्डर में क्या क्या होगा, कोई प्रोविजनल बेसिस पे ये यहाँ पे 54(6) में अगर कोई दिया है रिफंड तो वहाँ पे वो दिखा देगा, और कोई डिमांड है उसको एडजस्ट कर देगा, और प्रोविजनल वाला भी एडजस्ट कर देगा, तो बैलेंस बचा होगा वो ऑर्डर दे देगा उसका, और ऑर्डर भी देगा 60 डेज़ में। कब? रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, ये काम का है। अब वो 60 डेज़ में जो दे रहा है वो एप्लीकेशन की डेट से स्टार्ट हो रहा है, ना कि एक्नॉलेजमेंट की डेट से। ये मेन काम का पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ कहाँ है क्या है। वापस आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड, ये रेड वाला बता दिया था मैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन डाली, यहाँ ये ऑरेंज लाइन चल रही है, 15 दिन में स्क्रूटनी करी, कंप्लीट था, एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर दी, प्रोविजनल दे दिया, ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मान लो एप्लीकेशन दी थी, उसकी एक्नॉलेजमेंट जब भी जनरेट हुई, एक्नॉलेजमेंट जब भी जनरेट हुई तो ये एक्नॉलेजमेंट से बैक जा रहा है, ये कि 60 दिन काउंट करने के लिए, ये जो 60 दिन है ये वाले, ये काउंट हो रहे हैं एप्लीकेशन डेट से फाइनल ऑर्डर रिफंड के लिए। उसमें अमाउंट है प्रोविजनल वाला, एडजस्ट किया डिमांड और बैलेंस, बस ये है ब्लू लाइन का मतलब, ठीक है। वापस हम आते हैं, उसमें एक पॉइंट और रह गया हमारा। अब शो कॉज नोटिस या रिजेक्शन कर दिया उसने कि भाई मुझे नहीं लगता, तभी तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालने वाला है। तो रिजेक्शन अगर उसने किया है तो देखते हैं आगे क्या हुआ है। अगर इफ सच क्लेम रिजेक्टेड द ऑफिसर स्टेट ग्राउंड, ग्राउंड बताएगा, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी रिजेक्ट कर दिया, रीज़न देगा कि ये है, ठीक है। तुम कहोगे क्या रीज़न वैलिड नहीं है, मतलब रिफंड चाहिए, रिफंड चाहिए, कह रहे ठीक है अगली अथॉरिटी में जाओ, वहाँ पे मांगने जाके, अपीलेट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वहाँ पे रिफंड क्लेम हो रहा है। If such claim rejected, then officer state ground, applicant need to be respond within 15 days from the receipt of such notice. उसने एक नोटिस जनरेट किया कि भाई मैं तेरा रिजेक्ट कर रहा हूँ और तेरे को मैं एक नोटिस दे रहा हूँ, और तू बता मुझे कि मैं क्यों ना रिजेक्ट करूँ, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब देना है। अगर उसको लगता है कि जो रिप्लाई आया है उस बंदे का ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड करेगा रीज़न और देगा उसको, ठीक है, रीज़न रिकॉर्ड कर लेगा, और उसका रिप्लाई उसका लगा कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी दी, भाई तू बता, अब तू, मैं तेरे को पूरा टाइम दे रहा हूँ, तो समझा मेरे को कि मैं तेरा रिफंड क्यों रिजेक्ट ना करूँ। शॉकॉस नोटिस उसके लिए देता कि तू आ और बता मेरे को, डॉक्यूमेंट ला, सीए को भेज, लॉयर को भेज, जिसको भेजना भेज, मुझे समझा कि मैं तेरे को रिफंड क्यों दूँ, और क्यों तेरे पास, मतलब तेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है जो तू जितना रिफंड की डिटेल मांग रहा है, क्लेम मांग रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी दी, फिर उसको लगा कि यार बंदा जेन्युइन है, तो ऑर्डर दे दिया कि रिफंड दे दे, और इलेक्ट्रॉनिकली उसके बैंक में जाएगा। ये बहुत बड़ा पेज था, लेकिन ये काम का था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ये फ्लो क्या है इसका, वो मैंने यहाँ आपको समझाया हुआ। ये हमारा रह गया था एप्लीकेशन, 15 दिन ऑफिस स्क्रूटनी, एक्नॉलेजमेंट। उससे पहले एक शो कॉज नोटिस गया यहाँ पे, जब वो चेक कर रहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई दे तू मेरे को कि भाई मैं तेरा मतलब रिजेक्ट क्यों ना करूँ। अगर वो कहता है कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो भैया फिर तो वो रिजेक्ट कर देगा और कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल सकता है, उसके बाद पावर है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं यार तू जेन्युइन है, सॉरी तू जेन्युइन है, तू रिप्लाई तो तूने दिया है, उससे ऑफर से सेटिस्फाइड है, तो अपॉर्चुनिटी भी दी उसको। फिर ये वापस ग्रीन, जो ये डॉट डॉट ग्रीन लाइन जा रही है, ये रिफंड दे देगा फाइनल, यहाँ पे गया, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से गया, नहीं तो बीच में कुछ भसड़ हुई, उसको रोकते हुए अपॉर्चुनिटी देते हुए ये फिर गया। ये प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट डिस्कस किए। इसका एक फिफ्थ पॉइंट है सी पार्टी, ये सी पार्टी पढ़ रहे हैं हम अभी सारा, और ये भी सी पार्ट है प्रोसीजर वाला। तो प्रोसीजर का फिफ्थ पॉइंट, विद होल्डिंग, ना वो रिजेक्ट कर रहा है ना वो ऑर्डर दे रहा है, उसको होल्ड कर दिया उसने रिफंड को। अब उसका सीए कहता है, लॉयर कहता है कि यार मैं तो चक्कर काट रहा हूँ, बट वो होल्ड पे चला गया। अब वो क्यों होल्ड पे गया वो हम देखते हैं। भैया ऐसे कैसे ऑफिसर होल्ड पे डाल सकता है, कुछ तो रीज़न होगा। हाँ सीए कहता है रीज़न तो है, तो सर आप देखो फिर क्या रीज़न है। तो रुक जाना, 54, 10, 11, 12 पढ़ने दे, हाँ वही तो पता चलेगा। वेयर ऑर्डर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और फर्दर प्रोसीडिंग ऑन अदर प्रोसीडिंग देन, भैया तू रिफंड चलाया जा रहा है, तूने अपील भी फाइल कर दी कहीं, तो भाई ऐसे तो नहीं होता, या कोई अपील दूसरी फाइल करी है, मतलब कोई और मैटर पे अपील चल रही है और वो इस रिफंड से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे वो ऑफिसर होल्ड कर देगा रिफंड, और इसका पीरियड भी शायद वो काउंट नहीं किया जाता, ऐसे भी होता है। तो जो भी होल्ड विद होल्ड करने का पीरियड होता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। रीज़न क्या है, जैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, फर्दर प्रोसीडिंग और अदर प्रोसीडिंग। कमिश्नर साहब को लगता है
इज ऑफ द ओपिनियन दैट ग्रांट और रिफंड लाइक टू एडवर्सली इफेक्ट द रेवेन्यू। वाह भाई, एक छोटा सा रिफंड मांग रहा है बंदा, वो आपका एडवर्सली इफेक्ट द रेवेन्यू कर जाएगा। बड़े रिफंड में तो करते ही हैं भाई, पूरी डिटेल में चेक करते हैं। छोटे बड़े रिफंड में शायद वो नहीं करते, उनको लगता नहीं है कि चलो डॉक्यूमेंट चेक किए, सब कुछ सही है, आईटीसी जमा है, सॉरी आउटपुट टैक्स जमा किया था सप्लायर ने और उन्होंने आईटीसी क्लेम किया है, तो वो प्रोसीजर से वो आपका अपना सैंक्शन कर देते हैं रिफंड। बड़े केस में रोकते हैं क्योंकि स्क्रूटनी करते हैं वो ढंग से। ये स्क्रूटनी वाले प्रोसेस ये बड़ी कंपनीज पे ही लगते हैं जिनके बड़े बड़े रिफंड आते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ माल्स फीएंस ऑफ फ्रॉड और कमिटेड, मजे लिए भाई, फ्रॉड कर रहे हो, धोखे दे रहे हो, तो चलो एक अपॉर्चुनिटी भी दे देंगे कि विद होल्डिंग डन एज कमिश्नर थिंक फिट्स। उसकी बात भी सुनी कि भाई सर मत करो, वो तो अपील है बट वो रिलेट नहीं कर रहा, वो जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो कमिश्नर को जैसे ठीक लगे, कमिश्नर साहब को हमारे, तो वो होल्ड करेंगे या दे देंगे, वो जो भी है। क्रेडिट ऑफ अमाउंट रिजेक्टेड रिफंड क्लेम इफ डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड देन ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, मान लो कोई वो दे दिया था रिफंड बट वो दोबारा मांग लेगा, वो डेबिट कर देगा, ऐसा कुछ चक्कर है इसमें। अब एक आता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अच्छा, ये फ्लो आपने पढ़ लिया था, तो ये फ्लो एक बार गो थ्रू कर लेना, सब कुछ इसी में ही है। थोड़ा अगर लगे कि यार कुछ ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से अपने नोट्स बना लेना। तो मैंने जितनी कोशिश करनी थी वहाँ पे कर दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था बट वो पार्ट। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। भाई साहब 54 चले ही जा रहा है, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है। हम कौन से पेज पे आए हैं, ये देखो, अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊँ यहाँ पे, कहाँ गया यार, अपनी फ़ोटो में ही हिलाता रहता है ये बंदा बताता कम है, फ़ोटो में ज़्यादा हिलाता है। सिचुएशन लीडिंग एप्लीकेशन प्रोसीजर, अब ये ए बी सी पढ़े हमने अभी तक, ये डी ई एफ जी बाकी है, वो इतने लंबे नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से ही समझा दूँ सारा। अनजस्ट एनरिचमेंट एक थ्योरी है, इसमें क्या है कि मीन्स रिटेंशन ऑफ अ बेनिफिट बाय अ पर्सन दैट इज अनजस्ट ऑन इक्विटेबल। भैया उसको बेनिफिट मिल रहा है कि जो जो लायबल नहीं है वो बेनिफिट के लिए, जो वो डिजर्व नहीं करता। इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन रिटेन्स मनी और बेनिफिट विच बिलोंग्स टू, भाई क्रेडिट कार्ड किसी और का, खर्चे तू कर जा रहा है, मजे तू ले जा रहा है, ये वही चीज़ है। इफ़ इट ऑकर्स दिस मनी बेनिफिट बिलोंग, किसी और का पैसा है, मजे तू ले रहा है, तो नो पर्सन कैन अलाउड टू बी एनरिच इक्विटेबली इन इक्विटेबिलिटी सॉरी इन इक्विटेबली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। खर्चा किसी और का है और तू तू मतलब ऐसे तो नहीं कर सकता भाई, ये चीज़ सही नहीं है, अनएथिकल है। राइट ऑफ रिकवरी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ, हाँ अब कह रहे कि तूने मजे ले लिए तो राइट ऑफ रिकवरी है, उस जो तूने मजे लिया उसको रिकवर करने का राइट है, किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट व्हेन रिटेंशन ऑफ अ बेनिफिट कंसीडर कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस ऑफ। भाई यहाँ तो जस्टिस की बात आ रही है, ये तो तू नहीं कर सकता। और जीएसटी में क्या है, उसका एज पर जीएसटी लॉ या उसके लॉजिक के हिसाब से, द पर्सन हु हैज़ नॉट पास द इंसिडेंट ऑफ टैक्स, ये बात ठीक है। तुमने अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो तुमने उसको सप्लाई नहीं किया, यानी कि तुमने सप्लाई नहीं की तो तुमने सामने वाले से उसकी पेमेंट नहीं ली, उसके बिल की पेमेंट नहीं ली, उसके टैक्स की पेमेंट नहीं ली, तो तुम यहाँ पे क्लेम कर सकते हो रिफंड, मतलब तुमने फर्दर सप्लाई नहीं किया। वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट क्लेम द रेसिपिएंट, तो जो तो रेसिपिएंट है, तुम सप्लायर हो, तो इट इज़ डीम्ड दैट द इंसिडेंट हैज पास। ठीक है भाई, अगर तुमने उसको सप्लाई कर दिया तो इंसिडेंट ने पास कर दिया। ये जो बीच में रिटेलर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि तुमने अगर वो सब पास कर दिया तो तुम क्लेम नहीं कर सकते। जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा या क्लाइंट होगा सर्विस के केस में, तो वो ही इसको क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, रिफंड अगर 2 लाख तक है तो खुद डिक्लेरेशन दे दो भाई, 2 लाख तक है, अप टू 2 लैक्स, तो खुद डिक्लेरेशन दे दो, फॉर्म भर के दे दो, तुम रिफंड तुम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर रिफंड एक्सीड करता है 2 लाख से तो भैया सी एस आपकी सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, जो है सो है सो है सो है या सी डब्ल्यू है, वो भी अब इसी इक्विवेलेंट कैटेगरी में आ गया है, जो कि जीएसटी में ऑथोराइज्ड है, जो दोनों प्रैक्टिस में है उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है केसेस वेयर थ्योरी ऑफ अनजस्टमेंट इज इनएप्लीकेबल। अच्छा, कहाँ कहाँ लग रहा है कि भाई ये थ्योरी नहीं लगेगी, 54(8) सेक्शन बोलता है, अबे फी क्या कर दिया इसने भाई, थोड़ा करेक्ट कर लूँ तो आपको हो गया, डाटा भी ढंग से नहीं देते। एस सी शॉर्टकट सीख लो भाई, पीपीटी के बड़े काम आते हैं। हाँ, अगर लगता है इफ रिफंडेबल अमाउंट रिलेटेबल टू बिलो मेंशन कैटेगरीज, अच्छा ये 2 पॉइंट में जो है बिलो मेंशन ये सारी कैटेगरीज हैं, देन ओनली रिफंड शैल बी मेड, अदरवाइज इट शैल ट्रांसफर टू, ओ भाई साहब, भाई चैरिटी में चला जाएगा, चैरिटी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तुमने अगर इन कैटेगरी में नहीं आते हो रिफंड करने के लिए, मुझे लगता है ये जो सच कैटेगरीज है, ये जो सिचुएशन पड़ी थी हमने सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, ये उससे रिलेट करती है। एग्जैक्ट है नहीं है वो तो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो रिफंड अवेलेबल है, पेमेंट ऑफ जीएसटी तो यानी कि जीरो रेटेड, ठीक है, एक्सपोर्ट और एसईजेड वाली, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी,
ऑन विदाउट पेमेंट है IGST की, जीरो रेटेड से है और इन्वर्टेड ड्यूटी है, ठीक है। अब जीरो और इन्वर्टेड क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड या इनवाइस हैज़ नॉट बीन इशूड। अच्छा, एडवांस वाला है, मतलब एडवांस पेमेंट कर दी और एडवांस पेमेंट टैक्स भी जमा करा दिया लेकिन सप्लाई भी नहीं हुई और इनवाइस भी नहीं बना, तो जो सप्लायर होगा वो रिफंड वाउचर जनरेट कर देगा। इंट्रा सेक्शन 77 बोलता है इंट्रा को इंटर ट्रीट कर दिया, इंटर को इंट्रा या वाइस वर्सा, तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। टैक्स एंड इंटरेस्ट और नाइदर अमाउंट इफ पेड बाय द एप्लीकेंट हैज नॉट पास द इंसिडेंट, यानी कि डॉक्टर ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लग रहा है यहाँ पे, या कोई भी अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट, नो रिफंड दिस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दिस। 54(8) जो हमने ये वाला सेक्शन अभी पढ़ा, ये जो केसेस वेयर थ्योरी ऑफ अनजस्ट नॉट इनएप्लीकेबल, ये उसकी बात कर रहा है, कह रहा है इन इस प्रोसीजर के थ्रू या इस प्रोविजन के थ्रू ही आप रिफंड इन ये लोग ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना कह रहा है बस ये। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC, ई पार्ट है, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, डी पार्ट पढ़ा था, अभी ये है। Accumulation of ITC, it happens when tax paid on inputs ITC is more than output liability। अच्छा, यानी कि इन्वर्टेड की बात कर रहा है कि ITC का जो टैक्स है आउटपुट से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दो केस हैं, यानी कि जीरो रेटेड और इन्वर्टेड ड्यूटी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इज अवेलेबल 54(3), यानी कि जीरो रेटेड जिसमें एक्सपोर्ट है और SEZ को दिए, जिसमें आपने बॉन्ड, अच्छा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है ना, तो बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो भैया तो देना पड़ता है, तो अमाउंट्स ऑफ क्लेम डेबिटेड फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर। अगला है इन्वर्टेड ड्यूटी, पहले तो जीरो रेटेड, बी पार्ट है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी। इसमें क्या है कि सिचुएशन वेयर रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज, यानी कि अदर देन है निल रेटेड और फुली एग्जेम्प्टेड। निल रेटेड वो होते हैं जिनका रेट ऑफ टैक्स निल होता है लेकिन वो एग्जाम नहीं होते, वो निल रेटेड होते हैं, और फुली एग्जेम्प्टेड वो होते हैं जो नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि ये सर्विसेज या ये जो गुड्स हैं वो एग्जाम्प्ट है, इनमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। या सप्लाई दी है मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को कंसेशन रेट पे 0.1%, तो आप ITC का रिफंड नहीं ले सकते। अरे सप्लाई 1% भी जब आप दे रहे हो तो ITC तुमने 18 दिया होगा, वहाँ नहीं मिलेगा ये, मिलेगा सॉरी मिलेगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर को दिया आपने, अगर 0.1% टैक्स चार्ज किया है टोटल में, तो आपको आप इन्वर्टेड ड्यूटी में आ जाएगा और क्लेम कर सकते हो। वन स्पेसिफाई गुड्स जो दिए हुए हैं या रिफंड जो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है RFD 01, टाइम लिमिट 2 ईयर, जो रेलिवेंट डेट हमने पढ़ी थी वही है। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अच्छा सॉरी, इस केस में बोल रहा है कि जो आपका ये इन्वर्टेड ड्यूटी वाला है ना, अनयूटिलाइज्ड ITC जीरो रेटेड और आपका इन्वर्टेड ड्यूटी, उसका 2 साल जब स्टार्ट हो जब आप रिटर्न फाइल करोगे, ये 4th पॉइंट का मतलब ये टाइम लिमिट। डॉक्ट्राइन आपने पढ़ लिया कि, लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्राइन नहीं लगेगा बिकॉज रिफंडेबल दिस इज इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर पेड टू द एप्लीकेंट, ठीक है, रिपीटेड है। इन दोज केसेज वेयर स्पेसिफाइड 54(8). 54(8) कौन सा, ये वाला, ये 54(8) यहाँ पढ़ा था जो आपने ये, ठीक है। ओ भाई साहब यार पक गए यहाँ तक तो बैठे बैठे, मैं भी पक गया भाई, मैं भी पक गया, मतलब इतना कुछ था, मेरे हाथ दुख गए, उंगलियां दुख गई, मेरा लैपटॉप गर्म हो गया, मेरी स्क्रीन डिम हो गई थी, इतना टाइम लगा था इसको बनाने में। तो रिफंड ऑफ टैक्स सेक्शन 54, ई पॉइंट रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC 6 पॉइंट, 5th पॉइंट तक हमने पिछले में बता दिया सारा। तो उसका ए पॉइंट है रूल 89(4), जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई हुई है गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड LUT। तो इसमें रिफंड क्लेम करने का जो फॉर्मूला है वो है रिफंड अमाउंट इज इक्वल टू टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज अपॉन में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और नेट ITC इनटू में नेट ITC, यानी कि सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है ब्लू कलर में, उससे पहले रिफंड अमाउंट मतलब कि मैक्सिमम रिफंड एडमिसेबल, जितना मैक्सिमम रिफंड मिल सकता है। उसके बाद है नेट ITC अवेलेबल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग रेलिवेंट पीरियड, ठीक है, इनपुट भी है इनपुट सर्विस भी है, लेकिन उसमें एक्सक्लूड जो है ये है except ITC availed on for which refund is claimed under, it means such excluded while compute net ITC। पहला है डीम्ड एक्सपोर्ट और सेकंड है पर्सन जो ये सारा फॉर्मूला बना रहा है वो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ जीरो सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड LUT। उस पर्सन ने कोई सप्लाईज रिसीव करी है ऑन विच मैन्युफैक्चर सप्लायर हैज़ अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो जो मैन्युफैक्चर सप्लाई है जिससे हमने रिसीव किया है, उस मैन्युफैक्चर सप्लायर ने पहले ही गुड्स मर्चेंट एक्सपोर्टर
को उन्होंने गुड सप्लाई किया है, मतलब जिससे हमने लिया है, जो सप्लायर है, हम रिसिपिएंट है, तो जिससे हमने लिया है उस सप्लायर ने कुछ मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी गुड सप्लाई किया है और वो कंसेशन रेट पे किया है 0.1%, तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते जो हमने परचेज करी है। प्लस अवेल द बेनिफिट एग्जाम्शन ऑफ IGST एंड कंपनसेशन टैक्स, उस जो पर्सन है जो ये रिफंड अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है, उसने कुछ एग्जाम्शन लिया IGST और कंपनसेशन की, जिसमें गुड्स इंपोर्ट करें बाय EOU या AAEPCG स्कीम के अंदर, तो उन दोनों को एक्सक्लूड करना है। सिर्फ इतना ही है, ये पॉइंट काम का है जो येलो कलर का, ये समझ लो, बाकी तो सिर्फ एक रीड करने वाली चीज़ है। थर्ड पॉइंट है नेट ITC इंक्लूडेड, ITC अवेलेबल इनपुट कवर, इट डजंट इंक्लूड, इट मीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट ITC दिस सर्विस और कैपिटल गुड्स। अब ये कह रहा है कि सर्विस, अभी कह रहा है कि इनपुट सर्विस इंक्लूड है, यहाँ कह रहा है सर्विस और कैपिटल गुड्स एक्सक्लूड है, भाई यही लिखा है। On certain occasions, ITC on stores, spares, packing materials, material purchase for machinery, repairs, printing और stationery items is not considered, मतलब ये भी exclude होने वाला है as a part of net ITC as they are not directly consumed, यानी कि जो डायरेक्टली कंज्यूम होंगे उसका ITC ले सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, therefore not qualify as a input। ठीक है भाई, हटाना है तो हटाना है। देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेज वेयर स्टोर एंड स्पेयर्स कंसिडर एज कैपिटल गुड्स। अच्छा, स्टोर एंड स्पेयर कुछ ऐसे हैं जो कैपिटल गुड्स कंसिडर करेंगे, इवन दो ITC इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट ITC, इवन दो वैल्यू ऑफ गुड्स हैज़ नॉट बीन कैपिटलाइज। कुछ हैं जो कैपिटलाइज नहीं करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन स्टोर और स्पेयर्स कैपिटल गुड्स हैं, तो ITC नहीं ले सकते उसका, यानी कि नेट ITC वो एक्सक्लूड हो जाएगा। हैंस GST पेड इनवर्ट सप्लाईज फॉर स्टोर एंड स्पेयर, अच्छा यहाँ इंक्लूड होने वाले हैं। shall be available as ITC as long as these input are used for the purpose of business, और अच्छा बिजनेस के लिए या टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ है और वो स्टोर एंड स्पेयर्स है, तो ITC उसका ऐड कर सकते हैं। अब टर्नओवर आपका है जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स, थर्ड पॉइंट है, तो गुड्स के बारे में है, मीन्स वैल्यू ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट टैक्स बॉन्ड अदर देन रिफंड इज क्लेम्ड एज अंडर। अच्छा वही आ गया फिर 89(4) है और 89(4) भी, 89(4) है और 89(4) भी सेम है एज इट इज़, कोई फर्क नहीं है। देन आता है सर्विस का, ओहो इतना बड़ा हो गया मैं, अरे हम तो छोटे से आदमी हैं, इतने बड़े कैसे हो गए। अबे यार ये इतने नहीं, इसको इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, थोड़ी स्क्रीन के बाहर कहीं हो ना, मैं इसको टिका दूँ, ये तो हिलाते रहते हैं। चलो यार फिर यहाँ रखते हैं, ये हो चुके हैं ना। टर्नओवर 4 पॉइंट, टर्नओवर जीरो सप्लाई सर्विसेज। अब सर्विसेज हम इनको इंक्लूड तो करेंगे टर्नओवर में, लेकिन सर्विसेज का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट और अंडर बॉन्ड, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, जो भी पीरियड है, जो भी मंथ चल रहा है जिसका हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उसमें जो पेमेंट रिसीव हुई है वो सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। प्लस पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इस टैक्स पीरियड से पहले कोई पेमेंट रिसीव हुई है जिसकी सर्विस इस पीरियड में कंप्लीट हुई है, वो है ये। एनी पीरियड प्रायर टू रेलिवेंट पीरियड एंड सप्लाई कंप्लीटेड इन रेलिवेंट पीरियड, ठीक है। लेस करेंगे पेमेंट रिसीव इन दिस रेलिवेंट पीरियड, अभी क्लेम हुआ है, ओ सॉरी अभी पेमेंट रिसीव हुई है, लेकिन सर्विस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई उसकी, वो नेक्स्ट पीरियड में कहीं जाके कंप्लीट होगी, तब उसको इंक्लूड करेंगे। ये वो पेमेंट रिसीव्ड इन रेलिवेंट पीरियड हटवा रहा है, मतलब लेस करवा रहा है। टोटल ऑफ जीरो सप्लाई सर्विस का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, सॉरी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ATT, तो टर्नओवर इन स्टेट और UT अंडर सेक्शन 2112 एक्सक्लूड करेंगे टर्नओवर सर्विसेज। तो ये सर्विस के टर्नओवर यहाँ अभी एक्सक्लूड कर रहा है, लेकिन सर्विस किसको इंक्लूड कर रहा है, वो है जीरो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो ये है एज पर पॉइंट नंबर 4 ऑफ सेम नोट्स। कौन सा 4 पॉइंट है, ये वाला जो कैलकुलेट हुआ है सर्विसेज, और वो भी जीरो रेटेड की, यानी कि टर्नओवर ऑफ अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो इंक्लूड नहीं कर रहा, बेसिकली ये मतलब है। और इसमें एक्सक्लूड अगर मान लो कुछ इंक्लूडेड है तो ये एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाईज एक्सेप्ट जीरो रेटेड सप्लाई में इंक्लूड, ठीक है। जीरो रेटेड हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन एग्जाम्प्ट सप्लाईज होगी वो एक्सक्लूड कर देंगे। और टर्नओवर सप्लाईज ऑन विच रिफंड क्लेम्स 89(4) या 4B डीम्ड और पर्सन वाली, तो दोनों समझाइए, ठीक है। ये कहानी समझ लो तो रिफंड आपको क्लेम करने में ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है ई पार्ट का ही 6 पॉइंट का ही बी पार्ट, पहले था ई का 6 पॉइंट का ए पार्ट, ये देखो ए पार्ट रूल 89(4) और ये है बी पार्ट रूल 89(5) इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, लगभग वैसी कैलकुलेशन है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फर्क है वो मैं बताता हूँ आपको। रिफंड अमाउंट इजकल टू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई, अब इन्वर्टेड रेट यानी कि टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसका भी इन्वर्टेड रेट था, ठीक है, इंटू नेट ITC अपॉन में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑफ सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस।
तो भाई उस ये जो टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे उस पर जो टैक्स है वो लेस कर देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला मतलब है रिफंड, मैक्सिमम रिफंड इंडिविजुअल। सेकंड है नेट आईटीसी, ये वाला वो है आपका इनपुट इनपुट सर्विस रेलिवेंट पीरियड। भाई मुझे तो लग रहा है सेम ही है सारा, वही है पिछले वाला, कोई फ़र्क नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट, थर्ड आपका है एडजस्टेड टोटल नंबर टर्नओवर दिस, ये भी सेम है जो पिछला हमने कैलकुलेट किया है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट, ये 6 पॉइंट था ना, ए पार्ट बी पार्ट हमने पढ़ लिए 6 पार्ट के। और 7th है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसीज, केसेज में रिफंड आईटीज नॉट अलाउड। तो अलाउड किस में नहीं है, इफ गुड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी दोगे तो रिफंड अलाउड नहीं है, वो आप जब एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो शायद उसमें एडजस्ट हो रहा हो आईजीएसटी, इसलिए। सप्लायर अवेलिंग ड्रॉबैक ऑफ ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल, अच्छा बेसिक बीसीडी अगर वो क्लेम कर रहा है तो एलिजिबल है रिफंड के लिए अनयूटिलाइज आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी दिस। ठीक है, बट मेरे को तो लगता है आईजीएसटी, अच्छा एक्सपोर्ट किया है उसने और ड्रॉबैक क्लेम किया बेसिक कस्टम ड्यूटी का, लेकिन वो लोकली परचेज किया था उस स्टेट्स में, तब ये सीजीएसटी एचजीएसटी, नहीं तो अदरवाइज तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस जहाँ जहाँ लग रहा है उसका क्लेम। ठीक है, मिनिमम रिफंड कितना ले सकते हो भाई, अगर 1000 से नीचे है तो भूल ही जाओ, रिफंड तो मिलना ही नहीं है, वो तुम एडजस्ट कर लो, उससे बेटर तो। ठीक है, 1000 या उससे ज़्यादा हो तब हो सकता है, और 1000 की लिमिट सेपरेट होती है, यानी सीजीएसटी 1000 और एसजीएसटी 1000 और आईजीएसटी के लिए 2000 टोटल हो गया ना। रिफंड इन केस ऑफ गुड सर्विस एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया विद पेमेंट ऑफ टैक्स, और नीचे आता है विदाउट पेमेंट टैक्स। तो पहले हम पढ़ते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स। रूल 96 और रूल 96A दो हैं। 96 बोलता है एक्सपोर्ट किया गुड्स, ठीक है, तो एप्लीकेशन शिपिंग बिल ही होता है उसका, और डीम टू बी फाइल्ड और परमिशन इंचार्ज कन्वे शैल बी, अच्छा शिपिंग बिल, और नहीं तो आपका एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये कस्टम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से रिलेट कर रहा है। और एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने रिटर्न फाइल करी है जीएसटी 3B में। ठीक है भाई, ये दो कंडीशन है। प्रोसेसिंग होती है आईसीई गेट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ रिफंड, तो होल्डिंग कब होगा, जब ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर यानी कमिश्नर साहब को लगता है बेसिकली, तो प्रॉपर ऑफिसर और कस्टम डिटरमाइन दैट गुड्स एक्सपोर्ट वायलेशन, या कोई कस्टम्स का ऑफिसर है उसको लगता है कि कस्टम एक्ट का कोई वायलेशन हुआ तब, तो विद होल्डिंग हो सकती है। रिफंड टू गवर्नमेंट ऑफ भूटान, अच्छा आपने कुछ भूटान में एक्सपोर्ट करी है और उस भूटान की गवर्नमेंट कहती है हमें रिफंड दे दो, और आप कहते हो कि यार मैं इंडिया में मैं रिफंड क्लेम करूंगा और वो भी क्लेम करेगा, ऐसा नहीं है। तो भूटान में अगर उसने भूटानी गवर्नमेंट ने क्लेम कर लिया ना वो रिफंड, तो आप लोग जो एक्सपोर्टर हो जो भूटान में एक्सपोर्ट किया, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, गुड्स का हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, रिफंड एप्लीकेशन RFD 01, सर्विस के केस में 01 फाइल होता है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बॉन्ड LUT। तो चैप्टर 14 बोर्ड एंड रिस्पॉन्डर जीएसटी बुक में भी नहीं बता रखा, वो बोल रहा है कि चैप्टर 14 पढ़ो जाके, बेसिकली कह रहे हैं कि कस्टम एक्ट पढ़ लो, क्योंकि वो चैप्टर कस्टम एक्ट से रिलेट कर रहा है, तो आप कस्टम्स की नॉलेज रखो तो आपको विदाउट पेमेंट वाला भी समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। UN बॉडीज, अब सेक्शन 15 अब जाके स्टार्ट हुआ है। 54 कितना था वो आपके इंडेक्स में दिखाते हैं, ABCDEFGHI JKLM, हमारा JKLM बन गया अभी तक, जी तक पढ़ते पढ़ते, अब हम 55 पे आ रहे हैं। ये देखो कितने सारे मेरे को पेक करने पड़ेंगे। ठीक है, रिफंड UN बॉडीज एम्बेसीज, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं UN बॉडीज एम्बेसीज कौन होती है, जो फॉरेन डिप्लोमेट के होते हैं लोग, जो बाहर की कंट्रीज़ के जो बॉडीज़ होती है वो यहाँ के अपना एक सेटअप बनाती हैं, वो उन लोगों को एम्बेसीज को UN बॉडीज़ को कहते हैं। कौन एंटाइटल रिफंड अंडर सेक्शन 15, गवर्नमेंट कहती है कि विद द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई करेगी, कोई एजेंसी UN की, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड या ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, या कोई और पर्सन क्लास में। अच्छा अभी तक कौन नोटिफाइड है, UN और आपका स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंटाइटल टू क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन 505, नहीं भाई 505, ये तो कोई क्या 505 कौन लिखता है ऐसे, 505 का ठीक करो। रिफंड 15, यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, रिफंड अंडर सेक्शन, सुंदर नहीं भाई अंडर, ठीक है सेव कर दो। रिफंड क्लेम रिफंड सेक्शन 55 ऑफ द CGST पेड बाय ऑल सप्लाई फॉर द पर्पस। अच्छा ये लोग परचेज कर रहे हैं तो, लेकिन सप्लाई कर रहे हैं यूनिट एंड कैंटीन्स को, CSD और ऑथराइज कस्टमर को, ठीक है वो लोग क्लेम कर सकते हैं।
फॉरेन डेवलपमेंट मिशन और काउंसलर पोस्ट, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में, टाइम लिमिट के एप्लीकेशन दी है, और वंस इन एवरी क्वार्टर में एक बार, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, जिस क्वार्टर का वो रिलेट कर रहा है उसके लास्ट डे से लेकर 18 महीने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बीच में आप कभी क्लेम कर सकते हो। बेसिकली 1.5 साल है, तो बहुत टाइम पीरियड है, 2 साल नहीं है तो क्या, बट 1.5 साल तो है। तो यार इनकी परचेज ही ज़्यादा होती है, सप्लाई क्या करने वाले, सर्विस होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, बेसिकली पब्लिक सर्विस दे रहे होते हैं ये। पब्लिक सर्विस क्या, दूसरे देशों में कुछ डिटेल भेज रहे होते हैं हमारे देश की, उनसे रिलेट, जो उनके लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे रिलेटेड डिटेल जाती है। तो भैया डिटेल में नहीं जाते हैं इस डिटेल की। फॉर्म डॉक्यूमेंट 1 2 3 RFD, एक्नॉलेजमेंट डिस्क्राइब फ्रॉम में देते हैं, कंडीशंस क्या है, उसमें इनवर्ट सप्लाई जानी चाहिए और टैक्स इनवाइस होना चाहिए। अच्छा भाई कच्चे में खरीद रहे हो, इनवाइस है नहीं, RFD 01 फाइल करे जा रहे हो, 2 फाइल करे जा रहे हो, 3 फाइल, ऐसा नहीं होता ना। नेम GST होना चाहिए, किसका, UN बॉडीज़ का नेम GST मेंशन टैक्स इनवाइस, जो सप्लायर है वो तो देगा सारी डिटेल, तो UN बॉडी एम्बेस को अपना भी, UN का ना एक, UN वालों का इनका रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ना, इसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है जो मिनिस्ट्री के थ्रू इनको दिलवाया जाता है, ये नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते, ये बड़े तरीके इनके अलग हैं, ठीक है। अदर रिस्ट्रिक्शन है, सुप्रीमेसी प्रोविजन इन द केस ऑफ कंसिस्टेंसी। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरेस्ट 56 ये काम का है। तो ऑर्डर इसमें आया, मैं ऑर्डर दे दिया ऑफिसर्स ने, तो 2 ऑफिसर्स हैं इसमें, एक तो अपील लेवल पे या तो एडजुडिकेटिंग लेवल पे, तो दोनों ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, और दोनों का ही 60 दिन में एप्लीकेशन फाइल करी, फिर एप्लीकेशन रिसीव हुई, इसके 60 दिन पूरे हो गए, लेकिन 60 दिन तक नहीं आया, 61st डे से लेके जब तक पेमेंट हुई है इस रिफंड की, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है 6% होगा, अगर प्रोफेसर ऑफिसर ने फाइल किया है 54(5) में, वहाँ 54(5) में ऑर्डर दिया होगा, बताया था ना 54(5) आपका काम आएगा, वो ध्यान रखना। चलो वापस चलें, देखें कहाँ है 54(5), ये रहा ऑर्डर ऑफ रिफंड 54(5), सेक्शन 54 C पार्ट, 3rd पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये 54(5), लेकिन ये 6% रेट है। अगर ये ऑर्डर दिया है एजुकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट ने, तो 4 पॉइंट हैं, 4 लोग हैं, तो 60 दिन में नहीं दिया तो भैया 9% लग जाएगा जब तक पेमेंट होती है 61st डे से लेके। ऑर्डर सैंक्शन इंटरेस्ट इन डिलेज फंड 94 रूल कहता है, ऑर्डर में क्या होगा, अमाउंट होगा, पीरियड ऑफ डिले और इंटरेस्ट या रेट उसका जो भी होगा, और इंटरेस्ट जो भी होगा वो बैंक में आएगा सीधा, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इसको जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 57 सच फंड फॉर क्रिएटेड टू प्रमोट एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, पता नहीं होता है नहीं होता, क्रिएट कस्टमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, स्ट्रेंथ करते हैं कंज्यूमर की मूवमेंट को कंट्री में और पर्टिकुलरली रूरल एरिया, ठीक है। अमाउंट टू बी क्रेडिट, दिस अमाउंट रिमाइंड द ऑर्डर पास 54(5) बाई 54(5) तो हर जगह ही आ रहा है। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो उस फंड में जो मनी है उसको कहीं इन्वेस्ट किया, उससे जो इनकम जनरेट हुई, जो रिटर्न आया वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और कोई और मनीज है वो जो भी नोटिफाइड होंगी वो है। और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड और या पेड फ्रॉम कंज्यूमर वेलफेयर फंड 97 रूल कहता है, ऑल अमाउंट ऑफ ड्यूटी सच एज, सारे टैक्स और कोई इनकम आई है या अदर मनीज ये सब यूज़ होंगी। अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ IGST कंप्रेशन सेस, ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं ये पता नहीं भाई। अमाउंट ऑर्डर दिया है ऑफिसर ने, अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और या कोर्ट, शैल बी पेड फ्रॉम द फंड, अगर इन्होंने कोई ऑर्डर दिया कि भाई रिफंड देना या इंटरेस्ट देना जो भी है वो यहाँ से देंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा इसका, यूटिलाइज फॉर वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट शैल कंसिडर कमेटी और वो मेक रिकमेंडेशन फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन बने, अच्छा कमेटी बनाएंगे ताकि कंज्यूमर वेलफेयर को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। टूरिस्ट, जो IGST क्लेम कर रहा है, जो उसने परचेज करी है टूरिस्ट ने, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट, सेक्शन 15 ऑफ IGST, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है, ये खत्म है स्लाइड। तो इसमें क्या, अमाउंट शैल बी रिफंडेड मैनेज द सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस सेफगार्ड एज स्पेसिफाइड, कंडीशन है सेफगार्ड्स है उसके बारे में। टूरिस्ट का मतलब है रेसिडेंट नहीं है, नॉट नॉर्मली इंडिया में आता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है, लेजिमेट फॉर नॉन इमिग्रेंट ये रहा, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट या टेम्परेरी वर्क के लिए, और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा नीडेड इज डिफाइंड बाय द इमिग्रेशन लॉ रिलेटेड पर्पज ऑफ द ट्रैवलिंग पर्पज से या इन जो काम दिए हुए इनके लिए आता। तो स्लाइड इतनी थी, और आपको मेरे को लगता है कि नॉलेज मिली होगी, और मुझे भी नॉलेज मिली है इस स्लाइड को बनाते बनाते, तो होप ये आपको हेल्प करे, कल को आप रिफंड क्लेम करो तो एटलीस्ट लॉ ये आपको पता होगा, और जब लॉ पता होगा तो लॉ के रिलेशन में जो कुछ लग रहा होगा कि सामने वाला सही नहीं बता रहा या मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ, तो करेक्ट भी कर सकते हो खुद को भी दूसरे को भी। तो आई थिंक ये रिफंड चैप्टर से मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला और आपको भी मिला ही होगा, तो बने रहिए,
और लॉ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।